हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज में। और डेट है आज की 2 जुलाई और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये प्रैक्टिस एमसीक्यू अच्छे से बन जाए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एमसीक्यू रहेगा वो हमारे आज के ही इन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक में से मैं एमसीक्यू पूछने वाला हूँ। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, जो हमने कल एक एमसीक्यू डिस्कस किया था उसका आंसर देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए, कल का एमसीक्यू था पीएमएफएमई के बारे में। इसके बारे में आपको स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी थी, सही स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी थी। तो देखिए, इसका सही आंसर था बी, 2 एंड 3। इसका मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो थी वो सही थी और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत थी? तो देखिए, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? जिनमें जो भी फंड है वो 100% सेंटर की तरफ से आता है, बट ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मतलब कि इसमें कुछ रेशियो जो फंड का है वो स्टेट भी देगा। तो ये था यहाँ पे इसका आंसर बी, 2 एंड 3। और इसका एक्सप्लेनेशन हमने उसी वीडियो में दिया था। अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो वापस से देख सकते हैं। चलिए हम आज की न्यूज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट के बारे में, जो कि हाल ही में लॉन्च किया है, रिलीज किया है किसने? यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने इसे लॉन्च किया है। जिसका नाम क्या था? जिसका टाइटल था अगेंस्ट माई विल, डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वुमेन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वालिटी। इस टाइटल के नाम से ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है। और इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए हैं 19 ह्यूमन राइट वायलेशन, लगभग कम से कम 19 ह्यूमन राइट वायलेशन इसमें हाईलाइट किए गए हैं, जो कि वुमेन्स के खिलाफ होते हैं वर्ल्ड में। जिसमें फोकस दिया गया है सबसे ज्यादा, वो कौन कौन से? तो वो मेनली 3 थे। फीमेल जेनिटल म्यूटाइलेशन, एफजीएम, और अगला था एक्सट्रीम बायस अगेंस्ट डॉटर्स इन फेवर ऑफ सन्स, और लास्ट था चाइल्ड मैरिज। इन 3 जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उनमें ज्यादा इसमें फोकस किया गया है इस रिपोर्ट में। इसकी फाइंडिंग्स हम पढ़ेंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इसकी जो फाइंडिंग्स है उसमें ये टर्मिनोलॉजी यूज होनी है, इसलिए हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, एक टर्म आपको यूज होगी मिसिंग फीमेल्स या मिसिंग वुमेन। तो ये क्या चीज है? देखिए, मिसिंग फीमेल्स या मिसिंग वुमेन्स ये है कि ऐसा, देखिए, दीज आर द वुमेन्स मिसिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन एट गिवन डेट्स ड्यू टू क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पोस्टनेटल एंड प्रीनेटल सेक्स सिलेक्शन इन द पास्ट। तो देखिए, ऐसी वुमेन्स, ऐसी नंबर ऑफ वुमेन्स जो प्रीनेटल या फिर पोस्टनेटल सेक्स सिलेक्शन के कारण इस दुनिया में नहीं आ पाई है, इनकी काउंटिंग नहीं हो पाई है। तो ये क्या है? मिसिंग फीमेल वुमेन। तो ये है मिसिंग। अब ये पोस्टनेटल और प्रीनेटल सेक्स सिलेक्शन क्या होता है? तो देखिए, प्रीनेटल सेक्स सिलेक्शन मतलब बर्थ से पहले सेक्स को पता कर जैसे बर्थ से पहले सेक्स पता लग सकता है, तो वैसे सेक्स को पता कर अगर कोई फीमेल चाइल्ड है या फीमेल इन्फेंट है या फिर फीमेल फिटिसाइड है, तो वो क्या फीटस है, तो उससे क्या करेंगे? वो मार देंगे। उससे क्या है? ये जो इसमें एक नंबर जुड़ जाएगा अगर फीमेल ऐसे प्रीनेटल यानी बर्थ से पहले उन्हें मार दिया जाता है। और अगला है पोस्टनेटल। तो पोस्टनेटल क्या है? तो बर्थ के बाद, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड या फिर एडॉप्शन के लिए या फिर अबेंडन कर देना गर्ल को या गर्ल चाइल्ड को, तो ये क्या कहलाता है? पोस्टनेटल सेक्स सिलेक्शन। तो इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया। मिसिंग फीमेल्स जो है वो यही फीमेल्स हैं या यही वुमेन्स है या फिर यही चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है जो जिन्हें अबेंडन कर दिया गया है या फिर सेक्स सिलेक्शन के कारण इन्हें छोड़ दिया गया है। अगला क्या है देखते हैं। अगला टर्म है हमारे पास एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी। ये क्या चीज है? तो ये है एक डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड मोर्टेलिटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो देखिए, जितने भी गर्ल चाइल्ड है बिलो 5 ईयर्स, तो उनकी ऑब्जर्व मोर्टेलिटी और एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्ट कितनी की जा रही है कि मान लीजिए 1000 बर्थ्स में 10 गर्ल्स की डेथ हो जाती है, तो ये एक्सपेक्टेड है। बट ऑब्जर्व्ड क्या है? जो प्रैक्टिकल है या फिर जो रियल वर्ल्ड में जो सिचुएशन है वो क्या है? तो मान लीजिए वो 16 है। क्यों 16 बढ़ गई है? तो देखिए, 10 जो है वो तो नेचुरल तरीके से हो सकती है डेथ, बट जो और एक्स्ट्रा 6 बढ़ी है वो किस कारण से होगी? वो प्रीनेटल या फिर पोस्टनेटल सेक्स सिलेक्शन के कारण डेथ हो सकती है। तो ये इसी को ही, ये जो एक्सेस फीमेल मोर्टिलिटी है, ये यही चीज मेजर करता है। चलिए अब हम की फाइंडिंग के बारे में देख लेते हैं। अगर आपको ये टर्म समझ में आ गई हो तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए, सबसे पहली फाइंडिंग थी इस रिपोर्ट की कि द नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन अभी हमने डिस्कस किया, हैज मोर देन डबल ओवर द पास्ट 50 ईयर। पिछले 50 सालों में ये जो नंबर मिसिंग वुमेन्स का वो डबल हो चुका है। यानी कि पहले जो था वो 61 मिलियन था और अब कितना हो चुका है? तो अब हो चुका है 142 मिलियन लगभग हो चुका है। तो अगला हम देखते हैं। तो देखिए, अगली फाइंडिंग थी इसकी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी है, मतलब कि जो डिफरेंस है ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड मोर्टेलिटी का, वो क्या है? वो कम रहा है, अंडर 3% रहा है। तो ये इसमें प्रोग्रेस दिखाई दी है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। अगला हम देखते हैं। तो देखिए, अगली फाइंडिंग है इसकी अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट एवरेज ऑफ फॉर अ 5 ईयर पीरियड एनुअली देयर वर 1.2 मिलियन मिसिंग फीमेल्स पर।
मतलब 1.2 मिलियन मिसिंग फीमेल बर्थ्स एट अ ग्लोबल लेवल। इतना हर साल लगभग इतनी जो मिसिंग गर्ल्स हैं वो उनमें नंबर में इजाफा हुआ है हर 5 साल में। मतलब कि 2013 से 2017 तक हर साल इतना इजाफा हुआ है 1.2 मिलियन का मिसिंग गर्ल्स में। आपने मिसिंग गर्ल्स हमने पढ़ चुके हैं, मिसिंग फीमेल्स हमने पढ़ चुके हैं। देखिए अगला है हमारे पास, अगली फाइंडिंग है 1 in 3 गर्ल मिसिंग ग्लोबली ड्यू टू सेक्स सिलेक्शन बोथ प्री एंड पोस्ट नेटल इज फ्रॉम इंडिया। मतलब 3 में से एक गर्ल जिस जो कि मिसिंग है ग्लोबली ड्यू टू सेक्स सिलेक्शन, सेक्स सिलेक्शन के कारण जो भी गर्ल्स मिसिंग है उसमें से 3 में से एक जो गर्ल है वो इंडिया से है। मतलब जैसे टोटल कितनी मिसिंग थी, 142 मिलियन मिसिंग है, बट उसमें से 46 मिलियन जो है वो सिर्फ इंडिया से ही है। मतलब ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज है इंडिया के लिए और ये बहुत खराब ही फिगर है इंडिया के लिए भी। इसमें इंडिया को सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला हम देखें तो देखिए इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ एक्सेस फीमेल रेट डेथ एट 13.5 पर 1,000 फीमेल बर्थ। देखिए इसका जो इंडिया का जो एक्सेस फीमेल डेथ्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। हमने इसके बारे में भी अभी पढ़ा है, एक्सेस फीमेल डेथ्स के बारे में भी। तो देखिए और इंडिया का क्या है, तो 1 in 9 डेथ ऑफ फीमेल बिलो द एज ऑफ 5 ड्यू टू पोस्ट नेटल सेक्स सिलेक्शन। देखिए 9 डेथ्स में से, इन्हीं में 9 डेथ्स में से एक डेथ जो होती है वो पोस्ट नेटल सिलेक्शन के कारण होती है। मतलब कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब कि बर्थ के बाद अगर वो गर्ल चाइल्ड होती है तो उसे मार दिया जाता है या फिर से अबंडन कर दिया जाता है। तो ये जो डेथ्स हो रही हैं वो 9 में से एक डेथ है वो इसी रीजन से हो रही है इंडिया में। अगला हम बात करते थे कि अगली जो इसकी रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग थी वो थी इन इंडिया अराउंड 4,60,000 गर्ल्स वेंट मिसिंग एट बर्थ। ये देखिए ये बहुत ही बड़ा फिगर है, 4,60,000 गर्ल्स वेंट मिसिंग एट बर्थ विच मीन्स दे वर नॉट बॉर्न ड्यू टू सेक्स सिलेक्शन बायसेस ईच ईयर बिटवीन 2013 टू 2017। इन 5 सालों में 4,60,000 गर्ल्स क्या है वेंट मिसिंग एट बर्थ। अगला हम देखते हैं तो अगला जो इसकी जो फिगर है वो क्या चीज़ है, तो देखिए इंडिया और चाइना दोनों 90% लगभग ऐसा नंबर है। देखिए जो टोटल 1.2 मिलियन गर्ल्स जो कि लॉस्ट हुई हैं एनुअली, हर साल जो 1.2 मिलियन गर्ल्स फीमेल फिटिसाइड के कारण मर रही हैं उनमें 90% जो शेयर है वो इंडिया और चाइना का है, जिसमें 40% इंडिया का शेयर है और चाइना का 50% शेयर है इन फीमेल फिटिसाइड्स में। तो ये बहुत ही बुरा नंबर है, बहुत ही खराब नंबर है इंडिया के लिए और इस पर सुधार करना चाहिए। तो लोगों को इसके लिए अवेयर करना चाहिए। तो ये थी इसकी की फाइंडिंग्स। चलिए हम अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस फंड के बारे में हम देख लेते थे। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है ये। तो ये क्या है, एक सब्सिडरी ऑर्गन है यूएनजीए का, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सब्सिडरी ऑर्गन है। और ये वर्क किसके लिए करता है, तो ये एज अ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी वर्क करता है। इसे बनाया गया था 1967 में एक ट्रस्ट फंड की तरह, और ये इसको ऑपरेशनलाइज्ड कब किया गया, ये 1969 में ऑपरेशनलाइज्ड किया गया। और इसका पहले नाम क्या था, तो इसका पहले नाम था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, बट इसका 1987 में नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रख दिया गया। बट जो इसका एब्रीविएशन है यूएनएफपी वो पुराना वाला ही रहा। तो देखिए और इसके जो भी रूल्स हैं या जो भी फंक्शन है वो कौन मेंटेन करता है, तो वो करता है इकोसोक, यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इसके सभी रूल्स या फंक्शंस बनाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के। और इसका जो है फंड है, इसके जो भी पैसे हैं इस फंड में, तो वो यूएन बजट के थ्रू नहीं आते हैं, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के थ्रू आते हैं अलग अलग डोनर गवर्नमेंट्स के, या फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर प्राइवेट सेक्टर, या फिर फाउंडेशन, या फिर इंडिविजुअल्स। इनके थ्रू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के कारण इसके जो फंड है उसमें पैसे आते हैं। और मेनली ये किसके लिए है, तो यूएनएफपीए वर्क्स डायरेक्टली टू टैकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन एसडीजी 3 यानी कि हेल्थ के लिए, एजुकेशन एसडीजी 4 और जेंडर इक्वलिटी। इन 3 एसडीजी को टैकल करने के लिए है इसका मेन फंक्शन, इसका यूएनएफपीए का। तो हमने यूएनएफपीए के बारे में भी देख लिया। चलिए अब हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में। तो इस मिशन को अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने लोन अप्रूव कर दिया इस मिशन के लिए। 3,000 करोड़ का लोन अप्रूव किया है 5 साल तक, 5 साल के लिए। तो ये सेकेंड फेज में लोन दिया जा रहा है इस मिशन में वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसके पहले भी वर्ल्ड बैंक इसको लोन दे चुका और टोटल इसमें जो खर्चा हो चुका है अभी तक, जो इन्वेस्टमेंट की है गवर्नमेंट को भी मिलाकर और वर्ल्ड बैंक का जो लोन है उसको मिलाकर, तो 25,000 करोड़ का खर्चा इसमें हो चुका है। और इसमें 313 प्रोजेक्ट्स भी चालू हैं इस जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट या फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोजेक्ट है उसमें। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए फर्स्ट फेज में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कितना लोन दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए, तो ₹4,535 करोड़।
इतना इसने वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था इस फेज के लिए। अगला हम देखते हैं, तो देखिए, और ये जो फंड है वो कब तक चालू रहने वाला है, दिसंबर 2021 तक, और इसी के बाद फिर सेकंड फेज चालू होता है, जिसके लिए अभी हाल ही में 3000 करोड़ का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। तो ये कहाँ कहाँ यूज होने वाला है, तो ये हाइब्रिड एन्यूटी प्रोजेक्ट में यूज होगा, क्लीनिंग प्रोजेक्ट में यूज होगा, डीबीओटी मतलब कि डिजाइन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इन प्रोजेक्ट्स में भी ये यूज होगा। तो ये प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ है ये आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। और अगर अदर इनिशिएटिव्स में भी इसका यूज किया जाने वाला है, जैसे कि इट वुड इंक्लूड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में होगा, या फिर इंप्रूविंग इन्वेस्टमेंट रेजिलियंस टू कोविड-19 लाइक इमरजेंसी सिचुएशंस, और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स फॉर अर्बन लोकल बॉडीज एंड कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो इन सभी में भी इसका यूज किया जाएगा, इस फंड का या फिर जो लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने उसका। चलिए हम इस प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं, नमामि गंगा प्रोजेक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था 2014 में, जून 2014 में एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम इसे लॉन्च किया गया था। इसके मेन 2 ऑब्जेक्टिव थे, कौन कौन से, तो देखिए, एक तो पॉल्यूशन को हटाना गंगा रिवर से, और दूसरा क्या था, उसको कंजर्व करना और रिजुविनेट करना, गंगा रिवर को कंजर्व करना और रिजुविनेट करना, ये इसके मेन 2 ऑब्जेक्टिव थे। तो देखिए, ये किस किस मिनिस्ट्री के अंडर पे आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इस डिपार्टमेंट के अंदर ये वर्क करता है नमामि गंगा प्रोजेक्ट। अब इसके लिए देखिए, सेंट्रल ने कितना दिया था, ₹20,000 करोड़, और इसके पहले हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन दिया था, 4,535 करोड़, तो लगभग 25,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट में खर्च हो चुका है। और इसके में देखिए, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो पैसा था 20,000 करोड़, उसके थ्रू 288 प्रोजेक्ट चलाए जा चुके हैं। मेन पिलर क्या क्या है इसके, तो देखिए, मेन इसमें इस प्रोग्राम में मेन क्या क्या चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूव करनी है। तो देखिए, सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, मतलब जो भी वेस्ट होता है हाउस होल्ड से या फैक्ट्रीज से, जो भी वेस्ट डिस्पोज होता है गंगा रिवर में, तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं, और जो इंडस्ट्रीज से होता है उसको मॉनिटर भी करना है। अगला पिलर क्या है, तो देखिए, अगला है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड रिवर सरफेस क्लीनिंग। तो रिवर सरफेस क्लीनिंग और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट भी इसका ही एक मेन ऑब्जेक्टिव है। अगला देखते हैं हम, अगला है बायोडाइवर्सिटी एंड एफॉरेस्टेशन। जो बेसिन का एरिया है, गंगा बेसिन का जो भी एरिया है, वहां पर एफॉरेस्टेशन करना, ये भी इसका ही एक ऑब्जेक्टिव है। अगला है पब्लिक अवेयरनेस, मतलब लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना, भी इसका ही एक ऑब्जेक्टिव है, या फिर इसका मेन पिलर है कि लोगों को जागरूक करें ताकि वो गंगा रिवर में पॉल्यूशन ना फैलाएं। तो ये था नमामि गंगा प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए हम देखते हैं और कौन कौन से गंगा रिवर को कंजर्व करने के लिए, पॉल्यूशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने और कौन कौन से इनिशिएटिव चालू किए हैं। तो देखिए, सबसे पहला इनिशिएटिव जो किया था गंगा रिवर के लिए, वो था गंगा एक्शन प्लान, जो कि 1985 में गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था। और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे शुरू किया था। ये पॉल्यूशन के लिए ही था और ट्रीटमेंट के लिए भी था। जो भी डोमेस्टिक वेज थे, जो भी डोमेस्टिक सीवेजेस थे, उससे जो भी सीवेज आता था गंगा रिवर में, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और इसी का ही अगला फेज जो था, गंगा एक्शन प्लान का जो फेज 2 था, उसी को हम नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान की तरह से जानते हैं। तो चलिए अगला हम देखते हैं। तो अगला जो इनिशिएटिव था वो था नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, जो एस्टेब्लिश हुई थी 2009 में अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस आपको ये याद रखना है कि ये किस प्रोटेक्शन एक्ट या फिर किस एक्ट के थ्रू इसे जो है एस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी को। तो ये किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू, इस अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। और ये यही अथॉरिटी है जिसने जो गंगा रिवर है उसको नेशनल रिवर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था। तो हमारी जो नेशनल रिवर है इंडिया की, वो कौन सी है, तो वो गंगा रिवर है। अगला हम देखते हैं, तो अगला इनिशिएटिव जो सरकार ने चलाया था वो था क्लीन गंगा फंड। ये एक फंड एस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ने 2014 में, ताकि गंगा को क्लीन कर सकें, और जो भी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनका जो इन्वेस्टमेंट का खर्चा है वो सभी दे सके, और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रिवर भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था, क्लीन गंगा फंड का। अगला हम देखते हैं, तो अगला जो इनिशिएटिव है वो है भुवन गंगा वेब ऐप। ये एक ऐप शुरू किया था गवर्नमेंट ने, ताकि इट इंश्योर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक इन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन एंटरिंग टू द रिवर गंगा। अब इसमें क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी गवर्नमेंट ने इसमें ध्यान दिया था, ताकि पब्लिक खुद ही देख सके और गवर्नमेंट को बता सके कि कहाँ से पॉल्यूशन गंगा में आ रहा है। अगला जो है वो है बैन ऑन वेस्ट डिस्पोजल। तो देखिए, जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने 2017 में फैसला लिया था कि जो भी वेस्ट डिस्पोजल है वो नहीं होगा अब गंगा में। गंगा में कोई भी वेस्ट नहीं छोड़ा जाएगा या फिर नहीं भेजा जाएगा, तो उस पर बैन लगा दिया था एनजीटी ने 2017 में।
तो ये कुछ इनिशिएटिव्स चालू किए थे गंगा रिवर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए या कंजर्व करने के लिए, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास G4 फ्लू वायरस के बारे में। तो ये नया वायरस, चाइना में ही एक और नया वायरस फाउंड किया गया है या फिर डिस्कवर किया गया है, जो कि ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह, इन्फ्लुएंजा वायरस का ही अगला स्ट्रेन है ये, जो कि उससे भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो कुछ साइंटिस्ट ने इसे बताया है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और जो हमारे यहाँ 2009 में इन्फ्लुएंजा वायरस फैला था H1N1 स्ट्रेन का, ये उसी के आगे का स्ट्रेन है या फिर उसी का डिसेंडेंट है। ये जो G4 फ्लू वायरस है वो H1N1 स्ट्रेन का या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक डिसेंडेंट है। तो अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। जो 2009 में जो पेंडेमिक फैला था H1N1 फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस, तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये अभी पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। G4 फ्लू वायरस के बारे में हम डिस्कस करते थे। तो ये क्या किया, इट वाज आइडेंटिफाइड थ्रू सर्विलियंस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इन पिग्स थ्रू ए स्टडी कैरिड आउट फ्रॉम 2011 से 2018। तो देखिए, जो 2009 में जो इन्फ्लुएंजा वायरस फैला था उसे स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, और वो किसके कारण फैला था, तो वो पिग्स के कारण ही फैला था, पिग्स से ही इंसानों में फैला था। तो उन्हीं उसी पर रिसर्च चल रही थी कि पिग्स पे और कौन-कौन से वायरस होते हैं जो ह्यूमन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसी रिसर्च में ये पता लगा कि ये G4 फ्लू वायरस जो है वो भी जो ह्यूमन को है इफेक्ट कर सकता है, और उसी की तरह पेंडेमिक भी हो सकता है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट भी हो सकता है। बट अभी क्लियर एविडेंसेस नहीं है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है, बट ऐसा माना जा रहा है क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक आने वाला स्ट्रेन है, अगला स्ट्रेन है, तो इसलिए इसको माना जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे ये भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। तो देखिए, ये जो है वायरस G4 फ्लू वायरस, ये भी सेल के अंदर ही रहता है, अपने जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर रहकर ग्रो भी होता है और मल्टीप्लाई भी होता है बहुत ही तेजी से, और इसके अंदर भी ह्यूमन टाइप रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 में भी ऐसे ह्यूमन टाइप रिसेप्टर्स हैं। ये ह्यूमन टाइप रिसेप्टर्स क्या करते हैं, तो देखिए, जो ह्यूमन टाइप रिसेप्टर्स है, मतलब कि ये जो वायरस है, ये ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स है उससे बहुत ही आसानी से बाइंड हो सकता है, उससे बहुत ही आसानी से कंबाइन हो सकता है, और उसी के अंदर क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है बहुत ही आसानी से। G4 फ्लू वायरस, जो कि अभी कोरोना वायरस भी ऐसे ही टाइप का वायरस है। तो अगला हम देखते हैं, तो देखिए, साइंटिस्ट फाउंड एविडेंसेस ऑफ रीसेंट इन्फेक्शन इन पीपल हु वर्क इन एबेट्योर्स एंड द स्वाइन इंडस्ट्री इन चाइना। तो चाइना में जो भी वर्कर्स हैं स्वाइन इंडस्ट्रीज में या एबेट्योर्स में, तो वहां पर ये उन पर ये पाया गया है ये इन्फेक्शन G4 फ्लू वायरस का, जो कि पेंडेमिक भी बन सकता है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। चलिए अब हम एक बार स्वाइन फ्लू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो 2009 में जैसे WHO ने पेंडेमिक का दर्जा दिया था। चलिए हम इसके बारे में सबसे पहले देखिए, ये जो है ये 2009 का जो पेंडेमिक था वो स्वाइन फ्लू या फिर बाय स्ट्रेन ऑफ द स्वाइन फ्लू कॉल्ड H1N1 वायरस। तो H1N1 वायरस नाम था उसका, जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता था। तो ये क्या है, तो स्वाइन फ्लू जो था वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज था पिग्स के अंदर पे, जो कि किससे फैलता था, तो वो टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस से या फिर H1N1 वायरस से ये फैलता था पिग्स के अंदर पे। तो जो ह्यूमन में जो आया वो यही वायरस नहीं आया, ह्यूमन में अलग इसका वायरस आया है जिसका नाम है वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस। जो ये जो वायरस ह्यूमन में आया वो पिग्स को तो इफेक्ट नहीं करता, बट ह्यूमन को बहुत ज़्यादा ही इसने इफेक्ट किया था, और WHO ने इसे डिक्लेयर कर दिया था आउटब्रेक ऑफ H1N1 फ्लू को पेंडेमिक 2009 में। क्यों, क्योंकि इसके लगभग 30,000 केसेस हो गए थे उस समय में। तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, इसका ट्रांसमिशन का कैसे होता है, तो इसका ट्रांसमिशन भी जैसे कोरोना वायरस का होता है वैसे ही होता है, बट ये एयरबॉर्न भी था। इसका जो ट्रांसमिशन था वो एयरबॉर्न भी था, मतलब छींकने या खांसने से भी इसका ट्रांसमिशन था। और दूसरी चीज़ क्या है कि हैंड कंटेमिनेशन, मतलब टच वगैरह से भी ये हो सकता था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर टच वगैरह से भी ये हो सकता है ट्रांसमिशन स्वाइन फ्लू का। अगला देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या थे। तो देखिए, सिम्टम्स थे फीवर, कफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक, हेडेक्स, चिल्स एंड फैटीग, ये इसके सिम्टम्स थे। और इसका ट्रीटमेंट क्या था, तो देखिए, एंटीवायरल थेरेपी थी जो कि मेडिसिन आई थी उस समय में। तो ओसेल्टेमिविर, ये एक मेडिसिन है, इसको टेमीफ्लू भी कहते हैं, और एक पिरामीविर जिसका नाम है रेपीवेब। तो ये कुछ मेडिसिन थी इसकी ट्रीटमेंट के लिए, स्वाइन फ्लू के लिए, और इसी मेडिसिन के थ्रू इसे इस पेंडेमिक को टैकल कर सके थे हम। चलिए हम अगले देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास COG-X 2020 के बारे में, जो कि है एक फेस्टिवल ऑफ AI एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ये एक फेस्टिवल था, इसमें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो हाल ही में न्यूज़ ये है कि देखिए, जो माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क चैटबॉट है, तो उसको अवार्ड मिले हैं, 2 अवार्ड मिले हैं। बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19, देखिए इसको 2 अवार्ड मिले हैं, बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी, और दूसरा अवार्ड है पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर।
तो ये 2 अवार्ड मिले हैं और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे इंडिया का ही एक प्लेटफॉर्म या इंडिया का ही एक चैटबॉट जो एआई एनेबल्ड है, उसे ये प्राइजेस या ये अवार्ड्स मिले हैं। तो इससे शो होता है कि हमारे इंडिया में भी जो एआई में रिसर्च या डेवलपमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कॉगेस के बारे में। तो कॉगेस क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक फेस्टिवल है या फिर एक ग्लोबल लीडरशिप समिट है जो कि एआई यानी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उस पर उससे डील करता है। ये हर साल होता है लंदन में और इसमें लगभग 15,000 पार्टिसिपेंट्स में पार्ट लेते हैं। देखिए इसमें अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन एआई के लिए अवार्ड दिया जाता है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के भी अवार्ड दिया जाता है पूरी दुनिया में। तो इस साल किसको अवार्ड मिला अभी हमने डिस्कस कर लिया है, माई गव कोरोना हेल्प डेस्क चैटबॉट को इसमें अवार्ड मिला गया है। तो देखिए अब ये इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क चैटबॉट है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बनाया गया था। मतलब कि जो भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज थी वो माई गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, ये गवर्नमेंट की ही एक प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा इसमें इंक्लूड किया गया था। और अगला जो है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, मतलब जो भी टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस थे या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसकी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड उसने किया था। तो इसलिए ये क्या है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क चैटबॉट। तो देखिए अब इस चैटबॉट को किस किसने डेवलप किया था, तो ये था माई गवर्नमेंट। अभी हमने पढ़ा जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी जिसने पूरे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बनाए हैं, और व्हाट्सएप जिस पर ये वर्क करता है, जिस प्लेटफॉर्म पे ये लाया गया है व्हाट्सएप। तो इन सभी ने मिलकर इसे डेवलप किया है जो माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क चैट बॉक्स है उसे। चलिए हम इसके बारे में और देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो देखिए ये बनाया गया था, देखिए माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क चैटबॉट हैज बीन डेवलप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट कंपनी हैप्टिक जियो हैप्टिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी ने बनाया था। इसके जो भी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टेक्नोलॉजिकल जो भी चीज़ें थी वो सभी इसी कंपनी ने डेवलप की थी। तो ये जो चैटबॉट है वो किस काम आता है, तो देखिए हेल्प्स एलिमिनेट मिस इन्फॉर्मेशन एंड र्यूमर्स विच आर द प्राइमरी आउटलेट ऑफ द पैनिक ऑफ फॉर मिलियंस। तो देखिए जो चैटबॉट है वो क्या करता है, तो वो जो भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर रूमर्स फैलते हैं तो उन सभी को ये दूर करता है। तो जो कोविड-19 के टाइम पे ये लाया गया था, तो जो भी कोविड-19 से रिलेटेड जो भी रूमर्स फैल रहे थे, जैसे किसी चीज़ से ये ठीक हो रहा है, बहुत सारे रूमर्स फैले थे जैसे कि अल्कोहल से ठीक हो सकता है या फिर और भी चीज़ें, बहुत सारे जो भी घरेलू नुस्खे थे वो सभी फैल रहे थे। तो उन सभी को कंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पोर्टल या फिर ये चैटबॉट निकाला था। तो ये व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर आया था जो कि यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री था। तो इसमें क्या थे, इसमें प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते थे, जैसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन भी थे कुछ। तो जैसे कोई यूजर जो है वो बार बार एक ही, मतलब कि बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, तो उसे इसमें इंक्लूड कर दिया जाता था। जैसे फ्रिक्वेंट क्वेरीज बोलते थे, उनका जो आंसर है इसमें इंक्लूड कर दिया जाता था। और अदर क्वेरीज जैसे कि अगर किसी यूजर ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है जो इससे रिलेवेंट है, इस टॉपिक से, मतलब कोरोना वायरस से अलग है, तो वो सीधा क्या शो कर देता था, वो शो कर देता था जैसे इट डज नॉट हैव द इंफॉर्मेशन, ये लिखा आ जाता था इस चैटबॉट में, लिखा आ जाता है इस चैटबॉट में। सबसे पहले ये जो चैटबॉट है वो किस लैंग्वेज में आया था, तो सबसे पहले इंग्लिश में आया था, बट उसके बाद हिंदी लैंग्वेज में भी इसे ला दिया गया था, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो हिंदी स्पीकिंग यूजर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए इसका ये जो चैटबॉट है वो हिंदी लैंग्वेज में भी आ गया था। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। तो देखिए न्यूज़ है कि यहाँ पर एक क्लैश हुआ है, मतलब यहाँ पे जो वन गुज्जर्स और उत्तराखंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में जो है झड़प हुई है राजाजी नेशनल पार्क में, या फिर जो क्लैश है वो हुआ है इन दोनों के बीच में, वन गुज्जर्स और उत्तराखंड फॉरेस्ट ऑफिशियल। तो वन गुज्जर जो है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो इस नेशनल पार्क में रहती है। तो इसके लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये जो राजाजी नेशनल पार्क है वो हरिद्वार में है, यानी कि उत्तराखंड में है, और ये फुट हिल्स में है शिवालिक के, और ये 820 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में ये फैला हुआ है। और ये फेमस किस लिए है, तो ये एशियन एलिफेंट्स के लिए ये फेमस है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फ्लोरा या फिर फॉरेस्ट जो है वो किस टाइप के पाए जाते हैं। तो देखिए साल, रिवरीन फॉरेस्ट, ब्रॉड लिव्ड मिक्स्ड फॉरेस्ट, स्क्रबलैंड और ग्रासी, इस टाइप के इसमें यहाँ पर नेशनल पार्क में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जो स्पीशीज है एनिमल की वो कौन कौन सी, देखिए 23 टाइप के मैमल्स की स्पीशीज पाई जाती है और 315 बर्ड स्पीशीज पाई जाती है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, डियर्स एंड कोरल्स, ये यहाँ पर पाए जाते हैं।
से 2015 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था 2015 में से। और इट इज़ द होम टू वन गुज्जर्स, जिनसे ही उत्तराखंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की लड़ाई हुई थी या झड़प भी हुई थी। वन गुज्जर्स क्या है, यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो यहीं रहती है, राजाजी नेशनल पार्क के जो एरिया है वहाँ पर ये रहती है। तो चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। तो देखिए इसमें न्यूज़ ऐसी है कि उत्तराखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड जो है उसने परमिशन दे दी गई है कि जो लैंड फॉरेस्ट लैंड है उसको ट्रांसफ़र करने की इसमें परमिशन दे दी गई है गवर्नमेंट को, ताकि वो वहाँ पर रोड बना सके। देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क में रोड बनाने के लिए परमिशन मिल गई है, लैंड दे दिया गया है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है और कब बनाया गया। तो देखिए ये 1989 में से नेशनल पार्क बनाया गया और ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में ये सिचुएटेड है, जो कि है अपर कैचमेंट ऑफ भागीरथी रिवर के अपर कैचमेंट में ये सिचुएटेड है। और जो गौमुख है यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर है वो भी इसी नेशनल पार्क के अंदर सिचुएटेड है, जो कि क्या है ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर, मतलब गंगा रिवर का ओरिजिन भी है ये गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर। और देखिए अगला क्या है, तो देखिए ये जो पार्क एरिया है, जो नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, वो कंटिन्यूटी भी बनाता है किसके बीच में, गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में कंटिन्यूटी भी बनाता है। और यहाँ पे किस टाइप की फ्लोरा होते हैं, तो देखिए यहाँ पे होते हैं चिरपाइन, देवदार, फिर स्प्रूस, ओक एंड रोडेंड्रॉन। इस टाइप के प्लांट्स या फिर इस टाइप के जो वेजिटेशन है वो यहाँ पे पाई जाती है। और फौना किस टाइप की यानी कि एनिमल्स वगैरह किस टाइप के पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज भी पाई जाती है, जैसे कि भराल और ब्लू शीप, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, हिमालयन मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, हिमालयन ताहर, मस्क डियर और स्नो लेपर्ड। ये यहाँ पे कुछ रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज इस पार्क में, गंगोत्री नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। तो गाइस आज की न्यूज़ यहीं तक थी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक क्वेश्चन जो कि हमारा आज के ही लेक्चर से रिलेटेड है। अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आपको ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के बारे में, आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं 3, उनमें से आपको सही जो स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, वो आपको चुननी है। तो देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट है आपके पास, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रस्ट फंड इन 1967 एंड बिगेन ऑपरेशन इन 1969। सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास, इट्स मैंडेट्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि इकोसोक। और अगला जो है वो है थर्ड स्टेटमेंट आपके पास, यूएनएफपीए वर्क्स डायरेक्टली टू टैकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन हेल्थ एसडीजी 3, एजुकेशन एसडीजी 4, जेंडर इक्वालिटी एसडीजी 5 एंड पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एसडीजी 16। तो आपको इनमें से सही स्टेटमेंट बतानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं इसका आंसर आपको हमारे कल के लेक्चर में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो गाइस आज का लेक्चर बस यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।